बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दूसरे दिन इमरान इमाम साहब के यहाँ गया तो इनके हुजरे को ताला लगा हुआ था। इमरान मस्जिद में एक तरफ होकर बैठ गया और नमाज का वक़्त नहीं था। मस्जिद खाली पड़ी थी। थोड़ी देर में इमाम साहब भी तशरीफ़ ले आए। उन्होंने इमरान को देखा तो इशारे से अपने पीछे आने को कहा। वो ताला खोल कर हुजरे में आ गए। इमरान भी इनके पीछे हुजरे में आ गया। इमाम साहब ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और बत्ती जला दी। कहने लगे, बैठ जाओ, मैं अभी अभी अपने ख़ास आदमी से ही मिलकर आ रहा हूँ। इमरान ने पूछा, क्या कोई इंतज़ाम हुआ? इमाम साहब कहने लगे, ये आदमी धमाका खेज बम तैयार करने का माहिर है, मगर इसका सारा काम देसी साख्त का होता है, लेकिन आदमी बहुत कारीगर है। जब मैंने इसे बताया कि हमें छोटे साइज़ का टाइम बम दरकार है तो कहने लगा, मैं छोटे से छोटे साइज़ का भी बम तैयार कर दूँगा, बॉल पेन के साइज़ का बम तैयार कर दूंगा, मगर ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो ऐन वक्त पर है। तो कहने लगा, मैं छोटे से छोटे साइज़ का भी बम तैयार कर दूंगा, बॉल पेन के साइज़ का बम तैयार कर दूंगा, मगर ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो ऐन वक्त पर ज़रूर फटेगा। बड़े साइज़ के बम में लगाया हुआ क्लॉक तो ठीक काम करता है और बम तय किया शुदा वक्त पर फट जाता है, लेकिन बॉल पेन साइज़ के बम में गारंटी नहीं दे सकता। वो फट भी सकता है और नहीं भी। कमांडो इमरान बड़ी तवज्जो से इमाम साहब की बात सुन रहा था। इमाम साहब कहने लगे, अगर तुम कहो तो वो आदमी बॉल पेन के साइज़ का टाइम बम तैयार कर देगा, अब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इमरान सोचने लगा, ना होने से कुछ होना बेहतर है। मुमकिन है बम वक्त पर फट जाए, क्योंकि इसके सामने कोई दूसरा वसीला नहीं था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय इमाम साहब के। दूसरा कोई आदमी इसे वहाँ ना तो जानता था और ना इससे इसका राब्ता था। इसने इमाम साहब से कहा, मोहतरम, लगता है ये चांस लेना ही पड़ेगा। आप अपने आदमी से कहिए कि वो बॉल पेन टाइम बम तैयार कर दे। वो कितनी देर में ये काम कर दे? बॉल पेन टाइम बम तैयार कर दे, वो कितनी देर में ये काम कर देगा? इमाम साहब बोले, वो कह रहा था कि मैं एक बॉल पेन टाइम बम 6 से 7 घंटों में तैयार कर दूंगा। इमरान ने कहा, तो फिर इसे कहिए कि वो आज ही ये काम करना शुरू कर दे, मैं कल शाम को आकर ले जाऊंगा। क्या मुझे बॉल पेन बम लेने के लिए इस आदमी के यहाँ जाना होगा? इमाम साहब बोले, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कल इसे लेता आऊँगा। तुम कल असर की नमाज के बाद मेरे पास आ जाना, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज होगी। दूसरे रोज़ इमरान असर की नमाज के बाद इमाम साहब के खिदमत में हाजिर हो गया। वो हुजरे के बाहर मस्जिद के सहन में बैठे किसी किताब के मताले में मसरूफ़ थे। इमरान को देखा तो इशारा किया कि वो हुजरे के अकबी दरवाजे की तरफ चला जाए। इमरान वहीं से मस्जिद की पिछली गली की तरफ हो गया। उन्होंने हुजरे का पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। इमरान अंदर गया तो इमाम साहब ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और इमरान के सामने बैठ गए। वो कहने लगे, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है। इसके बाद उन्होंने चारपाई के नीचे एक टीन का सूटकेस बाहर निकाला और इसमें रुमाल में लिपटे एक काले रंग का आम साइज़ का बॉल पेन निकाल कर इमरान को दिया और कहने लगे, अपने आदमी का कहना है कि अगर ये बम वक्त पर चल गया तो वहाँ जहाँ ये फटेगा 5 गज के अंदर कोई चीज़ सलामत नहीं रहेगी और कई फीट गहरा गरा बन जाएगा। कमांडो इमरान बॉल पेन को देखने लगा। इस किस्म का बम वो पहले भी 1-2 मार्कों में इस्तेमाल कर चुका था, मगर वो बॉल पेन बम यूरोप की आर्सेनल फैक्ट्री के तैयार करदा थे, जबकि ये बॉल पेन देसी साख्त का था और लगता था कि इसे घर में बैठकर तैयार किया गया है। कमांडो इमरान ने इमाम साहब से पूछा, इसका क्लॉक पॉइंट कहाँ पर है? इमाम साहब ने बॉल पेन के क्लिप की तरफ इशारा किया और कहा, सिर्फ इसके क्लिप को 2 बार दबाना होगा, इसके बम के फटने का दौरानिया मुतय्यन हो जाएगा, जो अपने आदमी के कहने के मुताबिक 1 घंटे का होगा। यानी इसके क्लॉक को दोबारा दबाने के बाद 1 घंटे बाद ये बम फट जाएगा। अगर ये फट गया का इजहार करते हुए कहा। इमाम साहब बोले, अपने आदमी ने इसकी गारंटी तो नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि इम्कान 50% है, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। इसकी वजह इसने ये बताई है कि इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी नाजुक और पेचीदा है, जिसके लिए जदीद मशीनरी की ज़रूरत थी जो मुयस्सर नहीं। इस वजह से ऐन वक्त पर इसमें खराबी पैदा हो भी सकती है। कमांडो इमरान ने बॉल पेन को रुमाल में लपेट कर अपनी जेब में रख लिया और इमाम साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद वहां से वापस लाला टेकम चंद के बंगले में वापस आ गया। इसी रात लाला जी की ज़बानी मालूम हुआ कि चंदनपुर वाले जंगल के एम्यूनिशन डिपो में अग्नि मिसाइलों की खेप आनी शुरू हो गई है। ये इसका वो अहम तरीन मिशन था जिसकी खातर इमरान ने दुलारी से इश्क व मोहब्बत का ड्रामा रचाया था और जिसकी वजह से वो वहाँ इतनी देर से बैठा हुआ था। दुलारी ने इमरान को बताया कि लाला जी 2-3 दिन तक गैर हाजिर रहेंगे, क्योंकि चंदनपुर में इन्होंने जो एम्यूनिशन डिपो तमीर किया हुआ है वहाँ फौजी कानवाई आना शुरू हो गए हैं।
दुलारी को लाला टेकम चंद फौजी ठेकेदार ने अग्नि मिसाइलों के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि इन्हें फौजी कॉन्वॉय लेकर आ रहा है। इससे ज़्यादा इसने दुलारी को कुछ नहीं बताया था। कमांडो इमरान चाहता था दुलारी के जरिए अग्नि मिसाइलों की सप्लाई के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करे, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं दुलारी को शक न पड़ जाए और वो ज़्यादा कुरीद भेज नहीं सकता था। तीसरे दिन लाला जी बंगले पर वापस आए तो उन्हीं की ज़बानी मालूम हुआ कि इनका काम मुकम्मल हो गया है और अब वो वापस दिल्ली जाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। कमांडो इमरान चौकस हो गया। बॉल पेन बम इसके पास मौजूद था, सिर्फ इसे अग्नि मिसाइल डिपो के अंदर किसी तरह फेंक देना था। बेज़ाहिर तौर पर यह एक मामूली सा काम था, लेकिन अमली तौर पर एक इंतहाई मुश्किल और बेहद तक नामुमकिन भी था। चंदनपुर के इस मिसाइल डिपो में, जिसे भारतीय हुकाम ने खुफिया रखा हुआ था, हिफाजती इंतजाम बकौल लाला टेकम चंद इतने सख्त थे कि कोई चिड़िया भी वहाँ पर नहीं पड़ मार सकती। कमांडो इमरान अगर किसी तदबीर पर अमल करते हुए दिन के वक्त वहाँ चला भी जाता तो बैरक में मुकीम भारतीय यूनिट का सूबेदार मेजर और इसकी गश्ती पार्टी के सिपाही इसे पहचान सकते थे और वो मुजाहिदीन के फरार के सिलसिले में पहले ही इसकी तलाश में थे। इमरान काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम इसे अकेले ही करना होगा और इस मिशन को रात की तारीकी में सर अंजाम देना होगा ताकि इसे कोई शिनाख्त ना कर सके। दुलारी और लाला टेकम चंद इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। इनसे इमरान ने जो काम लेना था वो ले लिया था। ये लोग अब इसकी निगाहों से ओझल हो चुके थे। इसके सामने सिर्फ इसका टारगेट था, जहां रात के अंधेरे में किसी तरह पहुंचकर इसको बॉल पेन बम मिसाइलों के नो तमीज़शुदा डिपो के अंदर फेंकना था। इस मिशन के लिए ज़रूरी था कि इमरान एक रात पहले टारगेट का सर्वे करे और ये देखे कि सिक्योरिटी के इंतजामात किस किस्म के हैं और कामयाबी के इम्कानात कितने फ़ीसद तक हैं। टारगेट इसने देखा हुआ था। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि जब एमुनिशन डिपो तैयार हो रहा था, रात इसे देखने गया था। इसने नोट किया था कि एमुनिशन डिपो एक बड़े हाल कमरे की शक्ल में है, जिसमें 2 फुट के फासले पर फौजी यूनिट की 2 बैठकें हैं। एमुनिशन हाल का सिर्फ एक ही गेट है जो लोहे का है, दूसरा कोई गेट रखा नहीं गया था। इसके पीछे हाल अकबी दीवार से साथ बने 3 रोशनदान थे जो ताज़ा हवा के अखराज के लिए बनाए गए थे। ये रोशनदान ज़मीन से 15-16 फुट बुलंद थे और इनमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी। सिर्फ यही एक जगह थी जहां से बॉल पेन बम कमरे के अंदर फेंका जा सकता था। कमांडो इमरान सिर्फ ये देखना चाहता था कि वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। इसी रोज़ शाम से पहले ज़रा इमरान दुलारी की गाड़ी लेकर निकल गया। दुलारी को इसने सिर्फ इतना बताया कि वह शहर से अपने लिए एक नई कमीज़ लेने जा रहा है। इसे मालूम था कि दुलारी इसके साथ जाने पर इसरार नहीं करेगी, क्योंकि इसका आशिक जार लाला टेकम चंद इस वक्त बंगले में मौजूद था। दुलारी ने इमरान को सिर्फ इतना कहा कि जल्दी वापस आ जाना। इमरान गाड़ी को शहर से निकालकर गैर इबाद इलाके की जानब से चंदनपुर की तरफ रवाना हो गया। इस इलाके का वो एक दफ़ा पहले सर्वे कर चुका था। वो मुख्तलिफ देहाती बस्तियों और झुग्गियों के करीब से होता हुआ इस छोटे से टीले के अकब में पहुंच गया, जहां से चंदनपुर का जंगल शुरू होता था और जिसके अकब में फौज का एमुनिशन डिपो और भारतीय यूनिट की बैठकें थीं। इमरान आम लिबास में था। इसके पास कोई काबिल इतराज़ चीज़ भी नहीं थी। एहतियात के तौर पर इसने बंगाली शायर टैगोर की अंग्रेज़ी नज़मों की किताब अपने पास रख ली। गाड़ी इसने एक महफूज जगह पर खड़ी कर दी और टीले का जायजा लिया। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। दिन ढलना शुरू हो चुका था। दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी थी। टीले के इर्द गिर्द खामोशी छाई हुई थी। यह टीला चंदनपुर के जंगल का पहला टीला था। इस टीले के दूसरी जानिब वो एमुनिशन हाल था, जिसके अंदर अग्नि मिसाइलों की पूरी खेप पहुंच चुकी थी। ये वही अग्नि मिसाइल थे जिन्हें बहुत जल्द कारगिल सेक्टर के महाज पर मुंतकिल किया जाना था। इमरान ने देखा कि टीले की एक जानब सिक्योरिटी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन कुछ खुफिया मुफत्ता था। इसके बावजूद इमरान को हर हालत में टारगेट का मुशाहिदा करना था। गाड़ी इसने जारियों के अकब में खड़ी की थी और गाड़ी बंद करके वो कुछ देर वहीं बैठा था। इमरान 10-15 मिनट तक बैठा वहाँ टैगोर की नज़मों का मुताला करता रहा। इस दौरान सिक्योरिटी का कोई आदमी, कोई सिपाही इसके पास ना आया। इसने किताब बंद करके हाथ में पकड़ ली, दरख्त की एक छड़ी तोड़कर दूसरे हाथ में ले ली और छड़ी की जारियों पर मारता बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी के मूड में टीले के साथ साथ पीछे की जानब चलने लगा। वो अपने आप को कॉलेज का स्टूडेंट ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था, जो शहर के गोशोड़ गल से निजात हासिल करके वहाँ किताब का मुताला करने आया था। टीले के अकब में आकर इसने एक नज़र पीछे देखा और टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। टीले पर जारियों और ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। कमांडो इमरान इसकी ओर लेकर टीले की चोटी पर आकर बैठ गया। 1-2 मिनट तक वो इसी तरह बैठा रहा।
फिर उठा और झुककर आगे बढ़ा। जहाँ से टीले की दूसरी जानब की ढलान शुरू होती थी वहाँ फिर बैठ गया और नीचे देखा। ये एक ढलवान छत वाली ऊंची इमारत थी। इमरान ने इसे पहचान लिया। ये चंदनपुरन वाला खुफिया फौजी एमुनिशन स्टोर था। ग्रूब होते सूरज की रोशनी में इसे एमुनिशन स्टोर के हाल के अकवी दीवार की तीनों सलाखों वाले रोशनदान साफ नजर आ रहे थे। इनमें से एक रोशनदान में से इसने टाइम बम अंदर फेंकना था। दीवार के आसपास कोई फौजी नहीं था। दूसरी जानब से दो सिपाहियों की आपस में ऊंची आवाज़ से बातें करने और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इमरान 5-7 मिनट तक वहीं जारी में छुप कर बैठा अपने टारगेट का जायजा लेता रहा। इस वक्त वहां कोई पेट्रोल पार्टी गश्त करती दिखाई ना दी। हो सकता था रात को इस किस्म की गश्ती पार्टी गश्त करती दिखाई दे। ये सोचकर वो खामोशी से उठा और झुक कर चलता टीले से नीचे उतर आया। दरख्तों के झुंड में जाकर खामोशी से बैठा और वापस रवाना हो गया। टारगेट का इसने मुशाहिदा कर लिया था। बज़ाहिर ऐसे लगता था कि वो आसानी से इसे मार लेगा, लेकिन ऐन मुमकिन था कि रात को वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती हो। लेकिन कमांडर इमरान को हर हालत में अग्नि मिसाइल के इस एमुनिशन स्टोर को उड़ाना था, क्योंकि चंद रोज़ के अंदर यहाँ से इन मिसाइलों की कारगिल के महाज पर इंडियन आर्मी को सप्लाई शुरू होने वाली थी, जिसको हर हालत में नाकाम बनाना इमरान का फ़र्ज था। गाड़ी में बैठा दुलारी के बंगले पर वापस आते हुए इस बात पर वो ज़रूर हैरान था कि टीले के अकब में सिक्योरिटी का एक भी सिपाही भारतीय इसे दिखाई न दिया। इन्हीं हालात में उलझा वो रात होने से पहले दुलारी के बंगले पर पहुंच गया। गाड़ी बंगले के अहाते में एक तरफ खड़ी करके गुस्ल खाने के पिछले दरवाजे में से अपने बेडरूम में आ गया। इसने कमांडो ऑपरेशन के लिए इसी रात का वक्त मुकर्रर कर लिया था। वो तखीर नहीं करना चाहता था। हालात अगर साजगार थे तो वो फौरी तौर पर अटैक कर देना चाहता था। इसने बेडरूम में आकर अलमारी के नीचे से रुमाल में लिपटा हुआ टाइम बम निकालकर इसे गौर से देखा। ये स्याह रंग का बॉल पेन इसे बेहकीकत सा लग रहा था। इसके क्लिप को सिर्फ 2 बार ही दबाना था। खुदा जाने दबाने के 1 घंटे बाद वो चलता भी है या नहीं। चांस 50-50 थे। कमांडो इमरान ने आसमान की तरफ चेहरा उठा लिया। या मेरे मौला, मेरी लाज रख लेना। इसने टाइम बम को जल्दी से रुमाल में लपेटकर अपनी कमीज़ की जेब में बड़ी एहतियात के साथ रख लिया। इसकी पतलून सामने टंगी हुई थी। इमरान ने इसकी जेबों में हाथ डालकर देखा। इसके पास कुछ भी नहीं था। कमांडो एक्शन के बाद अगर वो बचकर निकल जाता तो उसे फरार होकर वहाँ वापस दिल्ली हाजी साहब के पास पहुँचना था। अगर बॉल पेन टाइम बम एमुनिशन स्टोर में फेंक देने के बाद 1 घंटे बाद फट जाता तो कमांडो इमरान के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्फा था, जिसके दौरान इसे एक महफूज जगह पर पहुंचना था। बड़ा मुश्किल काम था, मगर कमांडो इमरान को इसकी परवाह नहीं थी कि एमुनिशन स्टोर के फटने के बाद इसके साथ क्या गुजरती है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता था कि वह अग्नि मिसाइलों के धमाकों की ज़िद में आ जाए और इसके परखचे उड़ जाएं। इसे इसकी परवाह नहीं थी। इससे ज़्यादा इसकी खुशकिस्मती और क्या हो सकती थी कि इसका जिस्म जिहाद कश्मीर और अल्लाह की खुशनुदी में कुर्बान हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, मुसलमान कमांडो कभी मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत इससे डरती है। एक कलमा गो मुसलमान कमांडो जवान मौत पर फतह हासिल करने के बाद ही अपने मिशन के लिए निकलता है। कमांडो इमरान को सफ़र के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। इसको अपनी एक पुरानी पतलून का ख्याल आ गया जो इसके बेडरूम की अलमारी के निचले खाने में बंद थी। इसको याद आ गया कि इसने पतलून में कुछ रुपए संभाल कर रखे थे। इमरान ने जल्दी से अलमारी में से पुरानी पतलून निकालकर इसकी जेबों की तलाशी ली। वह बहुत खुश हुआ। पतलून की खुफिया जेब में से 150-200 रुपये के करीब इंडियन करेंसी नोट निकल आए। इसने इस रकम को अपनी इस पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया जो इसने आज रात को पहनकर अपने मिशन पर रवाना होना था। दरवाजे पर दस्तखत हुई। ये दुलारी की दस्तक थी। इसने कहा, आ जाओ। दुलारी अंदर आ गई। तुम किस वक्त आए? मैंने तो अब तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो मालूम हुआ कि तुम आ गए हो। इमरान ने कहा, थोड़ी देर हुई आया हूँ। तुम सुनाओ, वापसी का क्या प्रोग्राम है? इमरान को अब इन लोगों की वापसी के किसी प्रोग्राम से कोई सरोकार नहीं था। इसकी तरफ से वो जहाँ चाहें जहाँ चले जाएं। वो इनसे आधी रात के बाद हमेशा के लिए रुखसत होने वाला था, लेकिन दुलारी से वो इस किस्म की बातें नहीं कर सकता था। दुलारी इसके पास आकर पलंग पर बैठ गई। इमरान का हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से इसे सहलाती हुई बोली, लाला जी तो कल सुबह की फ़्लाइट से दिल्ली चले जाएंगे। हम लोग कल नहीं तो परसों यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से भोपाल जाने की क्या ज़रूरत है? हम यहाँ से सीधे बम्बई क्यों नहीं चले जाते? आखिर भोपाल में से तो हमें बम्बई जाना ही होगा। दुलारी बेचारी ये ख्वाब देख रही थी कि वह इमरान को साथ लेकर बम्बई में अपनी सहेली के यहाँ चली जाएगी और वहाँ दोनों शादी कर लेंगे। इमरान के लिए भोपाल या बम्बई एक बराबर था। इसने कहा,
अच्छा ख्याल है, हम यहाँ से सीधे बम्बई तुम्हारी सहेली के यहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाकर ब्याह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शर्मा कर सर नीचे कर लिया। इमरान को इस वक्त दुलारी पर तरस आ गया। वो बेचारी क्या सोच रही थी, किन हसीन ख्यालों के ख्वाब बुन रही थी और हकीकत में जो कुछ होने वाला था वो इससे कुछ खबर ना थी। दुलारी ने चेहरा उठाकर इमरान की तरफ देखा और बोली, तुम्हें मुझसे ब्याह करके अफसोस नहीं होगा ना? इमरान ने इसे अपने साथ लगा लिया और कहा, मुझे तो खुशी होगी। इमरान ने एक नज़र दीवार पर लगे क्लॉक को देखा। घड़ी रात के 8:15 बजा रही थी। वो रात 12 बजे के बाद वहाँ से निकलना चाहता था। कमांडो एक्शन के लिए यही वक्त मौजूद था। इसे अभी 3.25 घंटे इस बंगले में दुलारी के पास गुजारने थे, मगर दुलारी रात 9:30 बजे के बाद इससे जुदा होकर लाला जी के पास चली गई, जाते हुए कह गई कि अब सुबह मिलेंगे। इमरान को मालूम था कि अब वो सुबह नहीं आएगी जब इन दोनों की मुलाकात हो। खुदा जाने अगर मुलाकात हो भी तो किन हालात में कहाँ पर हो, लेकिन इसका अमकान ना होने के बराबर था। दुलारी के जाने के बाद कमांडो इमरान ने अपने मिशन पर सोचो बचाव शुरू कर दी। इस बज़ाहिर बिल्कुल सीधे मगर हकीकत में इंतहाई पेचीदा मिशन के तमाम पहलुओं पर इमरान गौर कर रहा था। खाना इसने बेडरूम में ही मंगवा लिया था। गाड़ी की चाबी दुलारी अपने बेडरूम के संगार मेज के दराज में रखती थी। ये गाड़ी असल में फौजी ठेकेदार लाला टेकम चंद की थी। इसकी रजिस्ट्रेशन भी लाला जी के नाम ही हुई थी। इस लिहाज से अगर गाड़ी जाए वारदात के करीब गाड़ी मिलिट्री पुलिस के हाथ आ जाती तो फौजी ठेकेदार लाला टेकम चंद ही हिरासत में लेना था। रात गुजरती जा रही थी। 11 बजे के बाद बंगले की तमाम फालतू बत्तियां हस्बे मामूल बुझा दी गई। वो रात भी दुलारी के लाला जी के साथ इनके बेडरूम में गुजारनी थी। चुनाचा दुलारी का बेडरूम खाली था। 11 बजे के बाद जब हाल की बत्तियां भी गुल हो गईं तो इमरान अपने कमरे से निकलकर दुलारी के बेडरूम की तरफ बढ़ा। इसे गाड़ी की चाबी की ज़रूरत थी। डाइनिंग रूम में से गुजरकर इन छोटी राहदारी से गुजरकर दुलारी की बेडरूम में आ गया। दुलारी हस्बे तवक्का वहाँ अपनी रोशनी वाला टेबल लैम्प रोशन था। इमरान संगार मेज़ के दराज को देखने लगा। इसे एक जगह गाड़ी की चाबियाँ मिल गई। चाबियाँ जेब में डालकर इमरान अपने बेडरूम में वापस आ गया। वो रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। बंगले पर खामोशी तारी थी। इमरान ने कुर्ता पजामा उतार कर पतलून और बुशर्ट पहन ली। बॉल पेन टाइम बम शर्ट की सामने वाली जेब में इस तरह लगा लिया जिस तरह इंडियन पेन लगाया जाता है। थोड़ी बहुत करेंसी नोटों की शक्ल में जो इसके पास मौजूद थी वो भी इसने जेब में रख ली। जब दीवार पर लगे हुए क्लॉक ने रात के 12:15 बजाए तो कमांडो इमरान अल्लाह का नाम लेकर बिस्तर से उठा। गाड़ी की चाबियां निकालकर हाथ में पकड़ी और गुस्ल खाने के दरवाजे में से बाहर निकल गया। लाला टेकम चंद की गाड़ी बंगले के हाथे में एक तरफ खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर इमरान ने आहिस्ता से चाबी लगाकर घुमाई और गाड़ी को बंगले से निकालकर बाहर ले आया। अब इसे ये फिक्र नहीं थी कि गाड़ी की आवाज़ पर कोई जाग गया तो क्या होगा, या दुलारी क्या सोचेगी कि इमरान आधी रात को गाड़ी लेकर कहाँ गया। इसका इस गाड़ी के साथ कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका था। इसने गाड़ी इस सड़क पर डाल दी जिस सड़क पर से गुजरकर वो टारगेट का मुशाहिदा करने शाम को गया था। ये सारा इलाका गैर इबाद और शहर से बाहर का इलाका था। सड़क भी पक्की नहीं थी, इस पर कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, बिजली के खंभे भी नहीं थे। रात की तारीकी में गाड़ी की हेडलाइट्स इसे रास्ता दिखा रही थी। टारगेट के करीब पहुंचकर इमरान ने गाड़ी की बत्तियां बुझा दी और गाड़ी की स्पीड भी कम कर दी। गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाकर वो इसे टीले से दूर ले गया। इस गाड़ी को वो कच्ची सड़क के किनारे एक तरफ ऊंची ऊंची जारियों के पीछे ले आया। गाड़ी का इंजन बंद करके वो कुछ देर ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। वो ये देखना चाहता था कि टीले की जानब रात को गश्त करने वाली कोई पेट्रोल पार्टी तो किसी तरफ से नहीं आ रही। कुछ देर वो खामोशी से बैठा रहा। इसे कोई इंसानी आवाज़ भी किसी जानब से आती सुनाई नहीं दी थी। इसका मतलब था कि भारतीय फौज की पेट्रोल पार्टी इस तरफ गश्त नहीं लगा रही। जब इसे इत्मीनान हो गया कि फ़ज़ा काफ़ी हद तक सादगार है तो वो गाड़ी से बाहर निकल आया। इसने अंधेरे में एक निगाह टीले पर डाली और फिर किसी जंगली बिल्ली की तरह झुककर टीले की तरफ बढ़ा। दोस्तों, इस सीरीज़ की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस उम्मीद पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।